अपनी कमरे से बाहर आ गई। इतनी देर से जो वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, वो कोशिश कमज़ोर सी पड़ने लगी। इस वक़्त तो बहुत अकेला महसूस कर रही थी वो। उसे आराधना और सत्यम की बहुत याद आ रही थी इस वक़्त, क्योंकि वो दोनों ही थे जिनके कारण उन्हें कभी न कभी अपने माँ की कमी नहीं खलती और ना ही कभी उसे किसी मोड़ पर खुद को अकेला पाया। उसने सोचा नहीं था कि अपने परिवार से इतना दूर हो जाएगी। जो कुछ भी उसने जाना अपने परिवार के बारे में, अगर वो सब प्रताप जी ने बताया होता, तो कभी यकीन नहीं करती कि उसके दादा और पापा इस तरह कुछ कर सकते हैं। वहाँ रहते हुए उसे लगा ही नहीं कि वो इतने कठोर हो सकते हैं। सब कितना प्यार करते थे उससे। बस 1 महीने में उसके जीवन से जो भी घटित हुआ, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी उसने। ना उसने ये सोचा था कि उसके खुद के दादा उसे मारने की कोशिश करेंगे या उसके खुद के पिता उसे सबसे दूर जाने का फरमान सुना देंगे, या फिर जिस बचपन के दोस्त से वो एक बार मिलना चाहती थी, वो इस रूप में मिलेगा। आज हर तरफ से उसे ह हाथ आज हर तरफ से उससे हाथ खाली थे। ना परिवार था, ना उसके पास कोई साथी था जिससे वो अपने दिल का दर्द साझा कर सके। कुसुम जी बेशक उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर उनसे वो भी अपने मन की पीड़ा बयान नहीं कर सकती थी। क्या कहती और कैसे कहती कि वो उसे अपने परिवार से नफ़रत हो रही है, जो जो कि वो चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। ये वही परिवार था जिसने कितने सालों से पाला था उसे, पलकों पर बैठा कर रखा था। उस परिवार के हर सदस्य ने उसे, या फिर आशीष के व्यवहार के बारे में बताती, जिसके लिए अपनी भावनाएं स्पष्ट नहीं कर पा रही थी वो। गलत तो उसने भी किया था और होनी चाहिए नफरत तो उसे उससे भी, पर उसका सच जानकर वो नफरत कायम नहीं रख पा रही थी। वो भावनाओं को एक ऐसे भवन में उलझ कर रह गई थी जहाँ से उसे उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर तरह ही उसे खुद की हार दिख रही थी, चाहे चाहे इस जंग में की बर्बादी रास्ते की हो या आशीष की। इस हार और इस बर्बादी को रोकने का सिर्फ एक रास्ता था, इस नफरत को मिटाना, जो बिल्कुल आसान नहीं था। अपने दादा के विचारों को बदल पाना उसके लिए संभव नहीं था। वहीं आशीष को भी इस नफरत से खुद को जलते हुए नहीं देखना चाहती थी। जाने अनजाने में उसके दर्द की एक वजह तो अपनी भी थी। बेशक उसने कुछ नहीं किया, पर जो हुआ वो बेहद गलत हुआ। अपने खुद के अंतर्द्वंद में उलझी थी और इस वक्त उसे आराधना की उसकी गोद बहुत याद आ रही थी। यूं ही नहीं, अपनी उसे भाभी माँ का संबोधन देती थी। आराधना की गोद में उसे माँ के आंचल आंचल सा सुकून मिलता था। उसकी ममता के साए उसने अपनी माँ को कभी महसूस नहीं की, ना ना जाने क्यों आज आराधना के लिए उसका मन बहुत अधीर हो रहा था। ना जाने क्यों आज आराधना से बात करने का उसका दिल तड़प रहा था। उसने पिता का कहा मानते हुए दूरी उनसे अपने परिवार से बना ली थी और उसे तोड़ने का मन कर रहा था। जब उसकी बेचैनी उससे सही नहीं गई, तो बैठक में लैंडलाइन से उसने आराधना का नंबर डायल करने लगी। तभी उसे उसके हाथ पर किसी के हाथ पड़े। उसने चौंकते हुए अपनी गर्दन उठाई। आराधना खड़ी उसे घूर रह- अ, साधना खड़ी उसे घूर रही थी। उसके हाथों से रिसीवर छीनते हुए बोली, किसे फोन कर रही हो और किससे पूछ कर? हाउ डू यू मीन किससे पूछ कर? इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत है, बिल्कुल है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हें याद दिला दूं, ये घर मेरे भाई का है और उन्होंने तुम्हें हक नहीं दिया कि तुम यहाँ अपनी मर्जी चलाओ। अबरी ने उसे घूर कर देखा और बोली, दिमाग बेच कर क्या घमंड खरीद लाई हो? समझ नहीं आता कि पति पत्नी के बीच नाक नहीं घुसाते, वरना शूर्पणखा बनते देर नहीं लगती। शट अप! जबान संभाल कर बात करो। जानती नहीं कि किससे बात कर रही हूँ। साधना ने चिढ़कर गुस्से से कहा, अच्छे से जानती हूँ कि एक रईस भाई की सरचड़ी बददिमाग बहन से बात कर रही हूँ। पर तुम भी याद रखो कि तुम्हारे उसी भाई की पत्नी यानी तुम्हारी भाभी हूँ। तो जरा जबान संभाल के। भाभी? मैं फुट तुम्हारी औकात एक दो कौड़ी की नौकरानी की भी नहीं है और मेरी भाभी बनने के सपने देख रही है। साधना एक गड़गड़ाती आवाज के साथ साधना को बीच में रोक दिया। दोनों ने आवाज की तरफ अपना चेहरा घुमाया। सैम साधना को गुस्से से घूर रहा था। वो उसके पास आते हुए बोला, सच में तमीज नहीं है, ये क्या तरीका है बात करने का? भाई प्लीज मुझे तमीज मत समझाइए आप। मैं अच्छे से जानती हूँ किससे कैसे बात करनी है। साधना ने दांत जमाते हुए कहा,
बहुत अच्छे से जानना भी चाहिए। साथ में सामने कौन है और वो क्या कर सकता है, ये भी याद रखना चाहिए। वैसे पहली मुलाकात भूली तो नहीं ना? अवनी ने कहा। तान्या चौहान नाम है मेरा। मेरे दोस्तों को बेशक मैं भूल जाऊँ पर दुश्मनों को कभी नहीं भूलती और अब तुम्हें भी याद दिलाऊँगी। हो गया अपने नाम का बखान तो मैं जाऊँ? अवनी ने कहा तो तान्या ने मुँह चढ़ाकर वहाँ से चली गई। अवनी भी वहाँ से जाने लगी। सुनिए, तान्या की तरफ से मैं माफ़ी माँगता हूँ। सैम की बात सुन अवनी के कदम ठहर गए। उसने उसकी तरफ देखा। बच्ची है और भाई के लाड़ ने कुछ बिगाड़ दिया है। उसे उसकी बदतमीजी के लिए सॉरी कहता हूँ। अवनी ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? सैम ने सवाल कर अवनी खटकी और उसकी ओर पलट कर देखते हुए बोली। नाराज और आपसे? क्यों भला? नाराजगी दिखाने या जताने के लिए कोई संबंध होना चाहिए और मुझे याद नहीं कि आपका मेरा कोई रिश्ता है। ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं आपका सैम आगे बोल नहीं पाया। अच्छा ये बात है अधूरी रह गई आपकी क्योंकि आपसे कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती मैं। मगर क्यों? भूलिए मत दोस्ती की थी आपने मुझसे। खुद के लिए दोस्त का संबोधन देकर दोस्ती के नाम पर बदनाम मत कीजिए। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? और फिर जब आपने भाई को अपना लिया तो मुझे माफ़ी क्यों नहीं दी? आखिर मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। ओह प्लीज़ अपनी सफाई मत दीजिए आप, कहकर अपनी आगे बढ़ गई। ये जो नफ़रत आप मुझे दिखा रही है ना इसके असल हकदार आपके घर वाले हैं। पर उन्हें तो आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपके अपने हैं और आपने अपनों की गलती दिखती नहीं कहाँ किसी को। भाई के साथ भी व्यवहार आपने सिर्फ इसलिए बदल लिया ना कि एक वही आपको घर वालों से बचा सकते हैं और अब यहाँ के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। सैम की बात पर अवनी ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ी। वो हंसती हुई बोली, सच कहते हैं जो जैसा होता है पूरी दुनिया उसे वैसे ही दिखती है। मैं क्या हूँ क्या नहीं इसकी सफाई में आपको देना जरूरी नहीं समझती और ना ही आपको उस काबिल समझती हूँ। आपसे कहीं बेहतर आपके भाई हैं। कम से कम वो सही गलत जो भी करते हैं उसे कबूल करते हैं। वो बुरे हैं तो हैं सबके सामने पर मासूमियत का चोला ओढ़कर अपनी गलतियों को नहीं छुपाते और ना ही उसका दोष किसी और पर मरते हैं। वो किसी के साथ बुरा करते हैं तो खुद स्वीकारते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। आपकी तरह किसी मासूम के दिल से खेलकर ये नहीं पूछते कि क्या किया उन्होंने। मे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रानी के लिए मुझे भी बुरा लगता है और अपने किए पर शर्मिंदा हूँ पर मैंने वही किया जो मेरे भाई ने कहा। बहुत अच्छे। कल को वही भाई आपसे कहें कि बीच चौराहे पर अपनी बहन की बोली लगा दो तो वो भी कर दीजिएगा? अपनी सैम ने ऊंची आवाज में बोला। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग चौंक गए और कमरे के बाहर निकल गए। क्या हुआ? बुरा लगा? क्यों लगा? भाई ने कहा तो करना होगा ना। फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो काम गलत हो या सही? आप हद से आगे बढ़ रही हैं। मानता हूँ गलती हुई मुझसे पर उस वक्त मुझे अपने भाई की राहें आसान करनी थी। चाहे रास्ता सही हो या गलत मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे प्यार करता हूँ और उनके लिए गुनहगार बनना भी मंजूर है मुझे। अपनी हंसी और बोली, प्यार सच में प्यार होता है ना? आपको उनसे तो सही गलत समझाते हो नहीं। उनका समझ आता है। अपने गुस्से पर अपनी नफरत में होश खो बैठे पर आप तो होश में थे। कह सकते थे कि भाई ये गलत है ऐसा मत कीजिए। नहीं कह सकता था। प्यार करता हूँ उनसे, इज्जत करता हूँ उनकी और इन सब से ऊपर हर दर्द और तरफ की आराधना हूँ। सिर्फ आप प्यार करते हैं उनसे चाचा जी नहीं करते आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें पर फिर भी उनकी गलतियों पर टोकते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं उन्हें क्योंकि वो भी उन्हें तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते। पर जो प्यार नहीं निभा रहे हैं उनसे बेहतर तो किसी खाई में धक्का दे रहे हैं। आप सुन भी पा रही हैं? आप जो बोल रही हैं अपने भाई को खाई में ढकेल दूं। हाँ वही तो करते आ रहे हैं आप। क्या बकवास कर रही हैं? नफरत भी पतन रूपी खाई है जिसमें आप उनका साथ देकर उन्हें उस पतन की ओर बढ़ा रहे हैं। आप कोई भी तर्क दे दीजिए, आप उससे ये भी कभी नहीं बदलेंगे कि आपने रानी के साथ कितना गलत किया। यह कहकर वो वहां से चली गई। सैम भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मतलब सब लोगों को देख उसके कदम ठिठक गए।
सब प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देख रहे थे। क्या कहकर गई वो? क्या किया तुमने? राकेश जी ने सैम से पूछा। सैम ने अपनी गर्दन झुका ली। जवाब क्यों नहीं देते? क्या किया तुमने? और ये रानी कौन है? कोई नहीं, सैम ने नजर चुराते हुए कहा और तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया। राकेश जी ने कावेरी जी की तरफ देखा। उन्होंने ना जानने के जैसे के कंधे उचका दिए। सत्यम और राधिका घर वापस लौटे। घर में एकदम शांति देखकर हैरानी से एक दूसरे को देखा। वैसे तो वो अम्मी के जाने के बाद इस घर में एक सन्नाटा ही सा ही पसरा रहता है और आस्था तो घर पर चहकती दिख रही थी। तो आराधना तो बेसब्री से उनका इंतजार करती थी। जब भी राधिका हॉस्पिटल गई होती तो उसके आने पर आज दोनों कहीं नहीं दिख नहीं रहे थे। वो दोनों आराधना के कमरे की ओर बढ़े। तभी अभिजीत भी घर लौट कर सत्यम और राधिका को देख वहां उनके पास आया और बोला, "हाँ, कब आए तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है भाई?" आराधना ने कहा, "दिख नहीं रही। रोज तो गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती थी। पता नहीं, शायद अपने कमरे में होगी। हमने देखने जा रहे हैं। तुम लोग अपने कमरे में जाओ। मैं देखता हूँ, शायद आस्था को सुला रही होगी।" कहते हुए अभिजीत अपने कमरे की ओर बढ़ गया और सत्यम राधिका अपने कमरे की ओर। अभिजीत अपने कमरे में आया तो देखा आस्था आराधना की गोद में सो रही है और आराधना खोई से उसके सर पर थपकी दे रही थी। आज आस्था जल्दी सो गई और आप भी बाहर नहीं आई? अभिजीत ने अपनी बैग रखकर कूड़ उतारते हुए कहा। तो आराधना ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिजीत को बड़ी हैरानी है। उसने आराधना की तरफ देखा और उसकी तरफ देखा भी नहीं। अभिजीत उसके पास आया और उसका ना पुकारना आराधना मगर कोई जवाब नहीं दिया। अभिजीत उसके पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, "आराधना, आप ठीक हैं?" आराधना एकदम से चौंकते हुए हिचकी उठी और घबराई सी उसकी तरफ देखी। "आराधना, क्या हुआ? आप ऐसे चौंक क्यों गई?" आराधना ने उसकी तरफ देखा और आस्था को अपने आंचल में छिपाते हुए बोली, "नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी इसे। बहुत दूर दूर ले चली जाऊंगी इसे, सबसे दूर, बहुत दूर। जो मेरी बेटी है, जो मेरी एक बेटी के साथ हुआ, मैं वो अपनी दूसरी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी इसे। अपने आंचल में छुपा लूंगी इसे। कोई भी देख नहीं पाएगा। कुछ नहीं होने दूंगी बेटा तुम्हें, कुछ भी नहीं।" आराधना की बातें और हरकत देख अभिजीत परेशान हो उठा। उसने कंधे को पकड़ झुकोते हुए कहा, आराधना, होश में आइए। ये क्या बोले जा रही हैं आप? क्या हुआ है?" आराधना ने उनकी तरफ देखा और फिर उसे दूर धक्का देते हुए बोली, "खबरदार जो मेरी बेटी के पास आए, दूर रहना। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी।" आराधना की आवाज़ सुन सत्यम और राधिका भी उनके कमरे में आ गए। अभिजीत आराधना को ऐसा बर्ताव देख तंग था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आराधना को क्या हुआ। "भाई, क्या हुआ? भाभी ऐसे क्यों कर रही हैं?" आराधना को डरे सहमे आस्था को छुपाते हुए देख सत्यम ने पूछा। अभिजीत ने नाम में गर्दन हिला दिया और उसे कुछ नहीं पता। राधिका और सत्यम आराधना की ओर बढ़े। आराधना ने बड़बड़ाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, "मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपनी बच्ची को, कुछ नहीं होने दूंगी।" राधिका ने अचरज से सत्यम की तरफ देखा। सत्यम के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। सत्यम आराधना के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, "भाभी माँ, कहा ना पास नहीं आना। मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो जान से मार दूंगी सबको।" कहते हुए साइड की टेबल पर रखा लैंप उठा लिया। "भाभी माँ, क्या हुआ आपको?" राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली। आराधना ने उसकी तरफ देखा। "भाभी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ है?" राधिका आराधना को देखते हुए कहा। "हाँ भाभी माँ, क्या हुआ आपको?" राधिका ने आराधना के चेहरा अपने हाथों में भर कर कहा। "राधिका, तुम भी चली जाओ यहाँ से, वरना सब तुम्हें भी मार देंगे जैसे बाकी सबको मार दिया। वायु को भी मार देंगे, हाँ, उसे भी मार देंगे। राधिका, चली जाओ यहाँ से, हम तीनों चले जाएंगे यहाँ से।" "भाभी माँ," सत्यम उसे देखकर घबराहट से बोला। आराधना ने उसकी तरफ देखा और बोली, "भैया, आपसे कहा था ना राधिका को लेकर चले जाइए इसे लेकर।" अभिजीत का दिल तड़प उठा। आराधना को ऐसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखकर घर के नौकर को इकट्ठे हो चुके थे। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा और पूछा, "क्या हुआ है यहाँ? सब घर वाले कहाँ हैं? बड़ी मालकिन को कोई सहेली अस्पताल में है तो वो वहाँ, और प्रताप साहब भी वहीं गए हैं। रामवीर जी साहब और बड़े मालिक पार्टी ऑफिस गए हैं।" एक नौकर डरते डरते कहा, "मैं आज ही आस्था को लेकर चली जाऊंगी। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी।" "नहीं, मैं ये तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। मैं कहीं और चली जाऊंगी जहाँ कोई ढूंढ ना पाए।" आराधना खुद में बड़बड़ा रही थी। अभिजीत उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, "आराधना, मेरी की तरफ देखो, बताइए मुझे क्या हुआ?" आराधना ने खाली आंखों में अभिजीत के चेहरे की तरफ देखा। "आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ आपको? प्लीज बताइए, जान निकल रही है मेरी।" कहते हुए उसने
अपने सीने से लगा लिया। अभिजीत कहते हुए आराधना की आँखों में एक बूँद झलक आई। हाँ, मैं ही हूँ कहते हुए अभिजीत ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। आवाज़ सुनकर आस्था भी उठ गई। राधिका ने धीरे से उसे अपनी गोद में ले लिया। अभिजीत ने सबको उन्होंने सबको मार दिया, आयु को भी मार देंगे, फिर आस्था को भी। मैं नहीं देख पाऊँगी। इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो मुझे ज़हर दे दीजिए। अपने जीते जी अपनी दोनों बच्चियों को मरते नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रही हो? कौन मारेगा आयु को और आस्था को? कुछ नहीं होगा दोनों को। मैं बहुत जल्दी आयु को वापस ले आऊँगा। आप चिंता मत कीजिए। अभिजीत ने कहा। ये सुनकर आराधना झटके से उससे अलग होते हुए बोली, नहीं उसे यहाँ मत लाइए, बिल्कुल भी यहाँ मत लाइए। वो सुरक्षित है, वो वहीं सुरक्षित है आराधना। हाँ, वो वहीं सुरक्षित है, उसे मत लाइए यहाँ। कहते हुए आराधना ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक और लुढ़क गई। सब एक साथ उसे पुकारते और चीख पड़े। अभिजीत उसे अपनी बाहों में संभालते हुए उसके पास गाल थपथपाकर उसे उठाने लगा। अ, राधिका जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो, सत्यम ने कहा तो राधिका ने गर्दन हिलाते हुए फ़ोन लगाने लगी। सत्यम ने नौकरों की तरफ देखकर पूछा कि घर में कुछ हुआ था? नौकरों से पता चला कि हुआ तो कुछ नहीं, पर आशीष यहाँ आया था और रास्ते से मिला था। सत्यम का माथा ठनका कि जो कुछ हुआ ठनका हुआ। आराधना की इस हालत का आशीष ही ज़िम्मेदार है। यहीं पर हमारी कहानी का इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।